कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसे परिवार से मिलवाया जाता है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ही खुशी और सुकून के साथ जी रहा होता है। पति और पत्नी आपस में बातचीत में इतने मशगूल रहते हैं कि उन्हें आसपास के माहौल का कोई एहसास नहीं होता। तभी अचानक बाहर से लोगों के चीखने, चिल्लाने और अफरा तफरी की आवाज़ें आने लगती हैं। जब दोनों घबराकर घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरी कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। लोग घबराए हुए अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे होते हैं, मानो कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली हो। जसन और बेथ ये भी नोटिस करते हैं कि उनके पड़ोसी भी बेहद घबराए हुए हालत में अपना घर खाली कर रहे हैं। ये देखकर जसन उनसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सब लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन पड़ोसी इतनी जल्दी में होते हैं कि वे जसन की बात को अनसुना कर देते हैं। उसी दौरान जसन की नज़र पड़ोसी के बेटे पर पड़ती है जो तेजी से अपना सामान पैक कर रहा होता है। जसन जब उससे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो वो बच्चा बताता है कि उसके पापा का एक दोस्त सरकारी अफसर है जिसने उन्हें चेतावनी दी है कि शहर में एक बेहद खतरनाक और जहरीला वायरस फैल चुका है। वो वायरस आम इंसानों को डरावने मॉन्स्टर में बदल देता है। इतना सुनते ही अचानक उस बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है और उसे डांटते हुए जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगती है। जसन जब उस महिला से पूछता है कि बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है, तो वो घबराई हुई आवाज़ में कहती है कि अभी सब कुछ बताने का समय नहीं है। वो जसन को सलाह देती है कि अपनी पत्नी और बेटी को साथ लेकर जितना जल्दी हो सके इस शहर से दूर निकल जाओ। ये सुनते ही जसन और बेथ दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। बिना एक पल गंवाए जसन अपनी फैमिली को गाड़ी में बैठाता है और शहर छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। जो लोग थोड़ी देर पहले शहर से भाग रहे थे वही लोग अब वापस लौटते हुए नजर आते हैं। ये देखकर जसन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। आगे जाकर उनकी गाड़ी भारी ट्रैफिक में फंस जाती है। जब जसन, बेथ और उनकी बेटी गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शहर से बाहर जाने वाला इकलौता रास्ता पुलिस ने पूरी तरह बंद कर दिया है। आसमान में जगह जगह हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे होते हैं। लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को बताया जा रहा होता है कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है और सभी लोगों को तुरंत अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। ये बात जसन को अंदर से अजीब लगती है। वो सोचने लगता है कि अगर सच में वायरस फैल गया है तो सरकार लोगों को शहर से बाहर निकालने के बजाय वापस शहर में क्यों भेज रही है। तभी अचानक पास के पहाड़ से एक विशाल चट्टान लुढ़कते हुए आकर उनकी कार के पास गिरती है। अचानक उस पहाड़ के पीछे से 2 मिलिट्री फाइटर जेट्स निकलते हैं और सीधा शहर की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वे पूरे शहर पर बमों की बारिश शुरू कर देते हैं। पल भर में पूरा शहर तबाही और राख में बदल जाता है। ये सब देखकर बेथ को तुरंत समझ आ जाता है कि अगर वे पुलिस की बात मानकर वापस घर चले जाते तो शायद अब तक जिंदा भी न होते। इसके बाद फाइटर जेट सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। लेकिन जसन और बेथ समझ जाते हैं कि चाहे वे कहीं भी भाग लें, फाइटर जेट्स उन्हें ढूंढ ही लेंगे। तभी बेथ की नज़र पीछे पहाड़ पर बने एक स्कूल पर पड़ती है। किसी तरह ये तीनों स्कूल तक पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें किस्मत से एक सुरंग दिखाई देती है। जोरदार धमाके से कुछ ही सेकंड पहले वे तेजी से उस टनल में घुस जाते हैं। जैसे ही बंकर का भारी दरवाजा बंद होता है, ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है। सौभाग्य से ये लोग बंकर के अंदर सुरक्षित रहते हैं और उनकी जान बच जाती है। लेकिन उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर ऐसा कौन सा वायरस था जिसके चलते सरकार को पूरे शहर को खत्म करना पड़ा। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। बस इतना तय हो जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो अब उन्हें इसी बंकर में छुपकर अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। राहत की बात सिर्फ यही थी कि बंकर में काफी मात्रा में एक्सपायर्ड खाना मौजूद था जो 3 लोगों के लिए काफी समय तक चल सकता था। बेथ लगातार परेशान रहती है। वो अपनी बेटी जोई के बारे में सोचती रहती है कि अगर वो बीमार पड़ गई तो वे क्या करेंगे। ऊपर से बंकर का दरवाज़ा बंद करते वक्त बेथ के हाथ में गहरी चोट लग जाती है। दोनों इस बात से भी डरे हुए होते हैं कि कहीं उस जहरीले वायरस ने उनकी बॉडी पर तो असर नहीं किया। लेकिन फिलहाल उनके पास सोचने का वक्त नहीं होता। जसन सबसे पहले बंकर को पूरी तरह सुरक्षित बनाने का फैसला करता है ताकि ऊपर से कोई भी अंदर ना आ सके। वो लोहे की जंजीर से बंकर के दरवाजे को मजबूती से बंद कर देता है और तय करता है कि अब उन्हें यहीं छिपकर रहना होगा। जमीन के नीचे जिंदगी गुजारना बिल्कुल आसान नहीं था। रोज वही बासी खाना, पीने के लिए गंदा पानी और समय काटने के लिए ताश खेलना। बाहर की दुनिया से उनका हर तरह का संपर्क पूरी तरह टूट चुका होता है। कई दिनों तक इस बंकर में रहने के बाद वे तीनों अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। ऊपर जाना मतलब सीधी मौत।
ये जिंदगी जसन के परिवार को दुनिया के खत्म होने जैसा एहसास कराने लगती है। एक दिन जोई अपने पापा से मासूमियत से पूछती है, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे? जसन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो बस इतना कह पाता है कि जब बाहर से वायरस खत्म हो जाएगा तब वे बाहर निकलेंगे। वो अपनी बेटी की आंखों पर उंगलियां रखकर उसे बाहर की दुनिया की कल्पना करवाता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, फिर महीने गुजर जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे इस बंकर में 300 से ज्यादा दिन गुजार चुके हैं। जोई अपनी माँ द्वारा बनाई गई पेरिस्कोप से बाहर झांकती है। बाहर हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया जलकर राख हो चुकी हो। कहीं भी किसी इंसान का नामो निशान नहीं दिखता। ये सब देखकर उस मासूम बच्ची को लगने लगता है कि शायद वे ही इस दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग हैं। उसकी माँ उसे ढांढस बंधाती है और कहती है कि ऐसा मत सोचो, मुमकिन है कि तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं न कहीं छिपे हुए हों। अब रात काफी हो चुकी थी और खाने का वक्त भी आ गया था। उनके पास बचा खुचा राशन बहुत कम था, इसलिए तीनों ने थोड़ा सा खाना खाकर ही गुजारा करने का फैसला किया। लेकिन आज जोई की जिद के आगे झुकते हुए उसे पूरा एक टिन का डिब्बा दे दिया गया। जैसे ही जोई ने टिन खोला, वो हैरान रह गई। डिब्बा अंदर से बिल्कुल खाली था। पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद भी बना हुआ था, जिससे साफ लग रहा था कि कोई उसमें से खाना चुरा ले गया है। बेथ ने जब बाकी बचे सभी डिब्बों की जांच की तो उसके होश उड़ गए। पूरे 12 के 12 डिब्बे खाली थे। ये देखकर सब बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि यही उनका करीब 2 हफ्तों का राशन था। बेथ की नज़र वेंटिलेशन की जाली पर पड़ी और उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर घुस आया होगा। बेथ ने कहा कि अगर वो सच में चूहा है तो उसे जल्द से जल्द मारना होगा, नहीं तो वो उनका सारा खाना खत्म कर देगा। बेटी के मायूस चेहरे को देखकर जसन ने उसे समझाया और कहा कि छोटी छोटी बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर खाना ख़त्म भी हो गया तो वो ऊपर जाकर किसी तरह इंतज़ाम कर लाएगा। अगले दिन जोई अपनी माँ के साथ ब्लॉक से खेल रही थी, तभी अचानक पीछे से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। जोई ने मुड़कर देखा तो वही चूहा फिर से खाने के डिब्बे चुराने आ गया था। इससे पहले कि वो भाग पाता, जोई ने तुरंत अपने माता पिता को आवाज़ दी। आज वे किसी भी हाल में उस चूहे को छोड़ने वाले नहीं थे। गुस्से में जसन ने चाकू उठाया और चूहे पर झपट पड़ा। वो जसन के वार से बचते हुए भाग निकला और भागते भागते टेबल पर रखी लालटेन को गिरा गया। जैसे ही वो अपने बिल में घुसने ही वाला था, बेथ ने अचानक झपट्टा मारा और उसे मार गिराया। सभी लोग राहत की सांस लेकर चूहे के मारे जाने की खुशी मना ही रहे थे कि तभी गिरी हुई लालटेन से आग धीरे धीरे फैलने लगी। जसन तुरंत दौड़कर लालटेन को बुझाने लगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। उसका हाथ जल गया और लालटेन का शीशा फटते ही पूरी टेबल आग की चपेट में आ गई। बेथ ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की, जबकि जसन ने नल से आधी बाल्टी पानी भरकर आग पर डाल दिया। किसी तरह दोनों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। आग तो बुझ चुकी थी, मगर उससे निकला धुआं पूरे बंकर में भर चुका था और धीरे धीरे वेंटिलेशन जाली के जरिए ऊपर की तरफ जा रहा था। ये देखकर तीनों के होश उड़ गए, क्योंकि ये धुआं उनके छुपे होने का सबूत बन सकता था। सब लोग सांस रोके बैठे रहे। जसन ने कहा कि शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा ले और किसी को उनके ठिकाने का पता न चले। डर के साए में उन्होंने पूरी रात जागकर काटी। अगली सुबह जब उन्होंने खुद को तसल्ली देने के लिए पेरिस्कोप से बाहर झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर धुएं का बड़ा सा गुबार साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अब उनका राज खुल चुका है। तभी बेथ ने कहा कि जहां धुआं होगा वहां राख भी जरूर गिरी होगी, और अगर किसी ने राख की जांच की तो उनके बंकर का पता चल सकता है। इसलिए अब राख को साफ करना जरूरी था। इसके बाद पति पत्नी ने बाहर जाकर सफाई करने का फैसला किया। जाने से पहले जसन ने अपनी बेटी जोई से वादा लिया कि चाहे बाहर से कोई भी आवाज़ आए या कुछ भी हो जाए, वो किसी भी हालत में बंकर से बाहर नहीं निकलेगी। बेटी से वादा लेने के बाद उन्होंने दरवाजे की जंजीर खोली, बाहर की आवाज़ों को ध्यान से सुना और जब यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो दोनों बाहर निकल गए। अब उनकी बेटी अंदर बिल्कुल अकेली रह गई। वो अपने माता पिता का बेसब्री से इंतजार करने लगी, लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी जब वे वापस नहीं आए तो जोई स्टूल पर चढ़कर दूरबीन से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जोई की नज़र जंगल की तरफ गई और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें अटक गई। दूर जंगल में एक काली सी परछाई बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी।
जोई ने पूरी ताकत से चिल्लाकर अपने पापा को पीछे देखने को कहा, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वे उसकी आवाज़ सुन नहीं पाए। घबराहट में जोई ने अपना डर भूलते हुए सीढ़ी चढ़ी और बंकर से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसने देखा कि उसके माता पिता वहां मौजूद नहीं थे। डर और घबराहट में वो जोर जोर से उन्हें पुकारने लगी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। कुछ ही सेकंड बाद एक जंगली हिरणों का झुंड तेजी से वहां से गुजर गया। हालांकि तीनों बाल बाल बच गए, लेकिन बेथ का डर और गहरा हो गया। हिरणों का इस तरह भागना इस बात का संकेत था कि कोई बड़ा खतरा आसपास मौजूद है। बिना देर किए तीनों तेजी से बंकर की ओर भागे और अंदर घुस गए। जसन ने लकड़ी की पट्टियों से दरवाजा बंद किया और लोहे की जंजीर से उसे कसकर बांध दिया। फिर उसने सबको बिल्कुल शांत रहने को कहा। तभी उन्हें ऊपर से धीमी धीमी कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंकर के ठीक ऊपर घूम रहा हो। कई मिनटों तक वो आवाज लगातार आती रही। तीनों डर के मारे धीरे धीरे बंकर के दरवाजे से दूर आगे की तरफ सरकने लगे, ताकि अगर कोई दरवाजा खोल भी दे तो वे नजर न आए। उन्हें लगा कि शायद ऊपर मौजूद किसी चीज को अब तक भनक नहीं लगी है कि नीचे कोई छुपा हुआ है। इसी बीच डर के मारे जोई रोने लगी। बेथ ने उसे कसकर पकड़ते हुए उसे चुप कराया और समझाया कि अगर उसकी आवाज बाहर तक गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वे तीनों बंकर से काफी दूर आ चुके थे। तभी जोई के हाथ में पकड़ी गुड़िया की रस्सी पास लगे एक स्क्रू में फंस गई। वो स्क्रू धीरे धीरे ढीला होने लगा। ये देखकर जसन और बेथ की सांसें थम गई, क्योंकि वो रस्सी गुड़िया में लगे आवाज वाले स्विच से जुड़ी हुई थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, स्क्रू झटके से निकल गया। उसी पल गुड़िया के भीतर से तेज आवाजें आने लगी। जसन ने बिना वक्त गवाए उस गुड़िया को फाड़ दिया और उसके अंदर लगे स्पीकर को तोड़ डाला, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जो चीज उनका पीछा कर रही थी उसे अब उनकी मौजूदगी का पता चल चुका था। अचानक ऊपर से जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और फिर भारी कदमों की गूंज सीधे बंकर के दरवाजे पर आकर रुक गई। वो आखिरकार उनका ठिकाना ढूंढ चुका था और अब उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। वो लोहे के ढक्कन को पूरी ताकत से धकेलने लगा। जंजीरों से बंद होने के बावजूद खतरा साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि ऊपर मौजूद उस डरावनी चीज को यकीन हो गया था कि नीचे कोई छिपा हुआ है। हालांकि दरवाजा मोटी जंजीरों से बंद था, लेकिन उस चीज की भयानक ताकत के सामने जंजीरें एक एक कर टूटने लगी। ये देखकर जसन समझ गया कि दरवाजा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। वो फौरन अंदर की ओर दौड़ा और वाटर पंप का पाइप उखाड़ने लगा। उधर बेथ ने भी हिम्मत दिखाई और सीढ़ी पर चढ़कर अपने शरीर का पूरा वजन लगाते हुए चेन को खींचकर दरवाजे को थामने की कोशिश करने लगी। फिर भी लोहे का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। तभी दरवाजे के ऊपर एक काला साया दिखाई दिया, जिसकी आंखें बल्ब की तरह चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद ऊपर से उन तीनों को घूर रही हो। जसन ने बिना सोचे समझे पाइप से उस पर वार कर दिया, जिससे वो पीछे की ओर गिर पड़ा। जसन ने तुरंत पाइप को दरवाजे में फंसा दिया और किसी तरह ढक्कन को बंद कर दिया। वो चीज वहां से भाग गई, लेकिन जसन का शरीर अब भी जोर जोर से कांप रहा था। वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बाहर की दुनिया में सिर्फ बेरहम सोल्जर्स ही नहीं, बल्कि ऐसे खतरनाक राक्षस भी घूम रहे हैं। पूरा परिवार सीढ़ियों के पास बैठ गया। मायूसी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी, क्योंकि अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका था। उन्हें पता था कि अब किसी भी पल हमला हो सकता है। वो ये भी समझ चुके थे कि इस बार तो सिर्फ एक आया था, लेकिन अगली बार उनकी संख्या कहीं ज्यादा होगी और वे उनका सामना नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद अचानक अलमारी हिलने लगी। जसन और बेथ समझ गई कि उसने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया है। ऊपर से तेज कदमों की आवाजें आने लगी, मानो हजारों जीव उनके सिर के ऊपर दौड़ रहे हों। जल्द ही वे सभी बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। नीचे जसन, बेथ और जोई डर से कांप रहे थे। अचानक एक जबरदस्त हमला शुरू हुआ। इस बार उनकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। मजबूत लोहे का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया और बंकर के मुहाने पर कई चमकती आंखें दिखाई देने लगी। ये देखकर वे डर के मारे पीछे की ओर भागने लगे, लेकिन वे राक्षस भी उनके पीछे पीछे बढ़ते चले आ रहे थे। बेथ ने अपनी तेल की लैंप फेंक दी और उनके और राक्षसों के बीच आग की दीवार खड़ी कर दी। फिर दोनों ने अलमारी को पकड़कर रास्ता रोकने की कोशिश की। वे तेजी से बंकर के अंदर की ओर भागने लगे, लेकिन वे जानते थे कि ये सब उन्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी बच्ची की नज़र जमीन की ओर खुलने वाले एक वेंटिलेशन पर पड़ी। जसन ने पूरी ताकत से उसे तोड़ा और अपनी सारी जान लगाकर अपनी पत्नी और बेटी को बाहर की ओर धकेल दिया। लेकिन जब वो खुद बाहर निकलने लगा तो तंग जगह के कारण फंस गया। दूसरी तरफ राक्षस उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे। जसन को किसी भी तरह यहाँ से निकलना था, मगर कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मजबूरी में उसने अपने कंधे की हड्डी तोड़ दी। दर्द से वो चीख उठा, लेकिन खुद को संभालते हुए वेंटिलेशन में घुस गया। बेथ बिना समय गवाए पूरी ताकत से जसन को बाहर खींचने लगी।
जसन लगभग बाहर आ ही गया था कि तभी एक विशाल जीव ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। जसन समझ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने आखिरी बार अपनी पत्नी की आंखों में देखा और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जोई को कुछ नहीं होना चाहिए। अगले ही पल वो राक्षस उसे वापस बंकर में खींच ले गया। लेकिन जसन डरने के बजाय राक्षसों को ललकारते हुए बोला कि आओ देखता हूँ तुम में कितनी ताकत है। ऊपर से बेथ और जोई ने बंकर से आती तेज चीखें सुनी। बेथ समझ गई कि उसका पति उन्हें भागने का वक्त देने के लिए लड़ रहा है। वो दर्द को दिल में दबाकर अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल पड़ी और राक्षसों से बचते हुए काफी दूर तक पहुंच गई। भागते भागते उन्होंने कुछ अजीब देखा। जो हाईवे बाहर की दुनिया तक जाता था, वहां अब एक ऊंची दीवार खड़ी थी। इसका मतलब था कि इस शहर से अब कोई बाहर नहीं निकल सकता। तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया। पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि वो आर्मी का हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर उनके पास आया और उन पर तेज स्पॉटलाइट डाल दी। वे दोनों जैसे ही वहां से भागने वाले थे कि अचानक ऊपर से एक बड़ा जाल आकर उन पर गिर पड़ा। दोनों उसमें बुरी तरह फंस गए। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। जाल की जाली के बीच से बेथ ने देखा कि कुछ हरी चमकती आंखों वाले काले साए उनकी ओर बढ़ रहे हैं। तभी कहानी का असली सच सामने आता है। जिन्हें हम पीली आंखों वाले राक्षस समझ रहे थे, वे कोई एलियन या वायरस से बदले हुए इंसान नहीं थे, बल्कि आर्मी के सोल्जर्स थे जो गैस मास्क और नाइट विजन ग्लासेस पहने हुए थे। उन्हीं की वजह से आंखें पीली चमक रही थी। अब सवाल ये था कि आखिर आर्मी इन लोगों की दुश्मन क्यों बनी हुई थी। इसका जवाब आगे मिलता है। बेथ और जोई अब सोल्जर्स के कब्जे में थे। एक सोल्जर ने बड़ी सी इंजेक्शन निकाली और दोनों के गले में बारी बारी से लगा दी। ब्लड टेस्ट के बाद पता चला कि वे दोनों भी एक खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हैं। इसका मतलब था कि वे धरती के लिए खतरा है और अब उन्हें मार दिया जाएगा। असल में जब ये वायरस फैला था, तभी इस छोटे शहर के कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। ये वायरस हवा से फैलता था और बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे में पहुंच जाता था। इन्फेक्टेड लोगों को खुद भी नहीं पता चलता था कि वे बीमार हैं और सरकार के पास इसका कोई इलाज नहीं था। ऐसे में इन्फेक्टेड लोगों को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। बेथ रोते हुए गिड़गिड़ाई कि उसकी बच्ची को छोड़ दिया जाए, लेकिन जब उसने देखा कि सोल्जर्स उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे, तो उसके भीतर गुस्सा फूट पड़ा। उसके चेहरे पर काले निशान उभर आए। तभी अचानक एक सोल्जर की गर्दन से खून बहने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि जसन था, जो मौत से लौट आया था। बंकर में वो मरा नहीं था, बल्कि उसने खुद पर से नियंत्रण खो दिया था और वहां मौजूद सोल्जर्स को मार डाला था। उस वक्त वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, शरीर की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी और वो किसी अलग ही रूप में नजर आ रहा था। वो सोल्जर्स पर झपटता रहा, लेकिन गोलियों की बौछार के आगे वो टिक नहीं सका और जमीन पर गिर पड़ा। जब सोल्जर्स बेथ और जोई की ओर बढ़े, तब तक वे दोनों जाल तोड़कर भाग चुकी थी। सोल्जर्स उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बेथ भी अब बदल चुकी है। उसने जोई को एक कार में छिपा दिया और खुद सोल्जर्स से भिड़ गई। उसने कई सोल्जर्स को गिरा दिया, लेकिन आखिरकार गोली लगने से वो कार की छत पर गिर पड़ी। अंधेरे में छिपी उसकी बेटी ने ये सब देख लिया। माता पिता की हालत देखकर वो भी गुस्से में आ गई। एक छलांग में उसने एक सोल्जर को गिरा दिया और उसका मास्क तोड़ दिया। वो उसे मारने ही वाली थी कि बेथ ने समय रहते उसे रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी एक दरिंदा बन जाए। उसने बेटी को शांत किया और धीरे धीरे उसके शरीर से हरियाली गायब हो गई। वो फिर से इंसान बन गई, लेकिन उस सोल्जर का मास्क टूट चुका था और वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। दूसरी ओर जसन की हालत बहुत गंभीर थी। उसने आखिरी बार अपनी बेटी के चेहरे को देखा, उसके गालों पर उंगलियां फेरी और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसी समय एक और हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया। बेथ अपनी बेटी को लेकर भागी और कबाड़ के ढेरों से गुजरते हुए एक सुरंग में घुस गई। वहां उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। सामने वही पड़ोस का छोटा लड़का था जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। वे दोनों उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो उन्हें एक गुफा जैसी सुरंग में ले गया, जहां उनके माता पिता और कई दूसरे लोग छिपे हुए थे। वे सभी भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड थे। जिंदा रहने के लिए वे अंधेरे में छुपकर जिंदगी गुजार रहे थे। ये वायरस खतरनाक जरूर था, लेकिन जानलेवा नहीं। ये तब ज्यादा असर करता था जब इंसान डर या गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, लेकिन इन लोगों ने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया था। वे शहर के सोल्जर्स को राक्षस समझते थे, जबकि असल में राक्षस वे खुद बन चुके थे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।